बात है 2015 की। आईआईटी से ग्रेजुएट किया हुआ एक लड़का अपने दमदार स्टार्टअप आइडिया के साथ फुल कॉन्फिडेंस में इन्वेस्टर्स के पास जाता है, पर इसके आइडिया को सुनते ही एक या दो बार नहीं बल्कि पूरे 75 बार इसे ठुकरा दिया जाता है। लेकिन पता है आज वही स्टार्टअप 100 करोड़ से भी ज्यादा की वैल्यू का बन चुका है। इतना ही नहीं, ओला और उबर जैसे दिग्गजों को भी इसने बाइक टैक्सी सेक्टर में कहीं पीछे छोड़ दिया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रैपिडो की, जिसने इंडियन मार्केट की नीज को समझा और पहली बार 2 व्हीलर टैक्सी सर्विसेज की शुरुआत की। लेकिन सवाल यह है कि इतनी कम रिसोर्सेज के बावजूद रैपिडो ने इतनी बड़ी सफलता कैसे हासिल की, किन किन लीगल बैटल्स का सामना करते हुए यह एक यूनिकॉर्न बना, और वह कौन कौन सी स्ट्रेटजी आज इसने ओला और उबर जैसे दिग्गजों को भी पीछे छोड़ दिया है। आज के इस वीडियो में हम सब कुछ बहुत डिटेल में जानने वाले हैं। तो दोस्तों, रैपिडो की यह कहानी शुरू होती है साल 2015 में, जब 3 दोस्त अरविंद शंकापवन, गंतुपल्ली और एसआर ऋषिकेश एक साथ मिलकर कुछ नया करने के बारे में सोचते हैं। ये तीनों पहले द करियर नाम की एक लॉजिस्टिक कंपनी चलाते थे, जिसका काम शहर के अंदर ट्रकों के जरिए सामान की डिलीवरी करना था। उनका ये बिजनेस काफी अच्छा चल रहा था, पर जब सब कुछ अच्छा ही चल रहा था तो फिर इन तीनों दोस्तों को रैपिडो शुरू करने की जरूरत क्यों पड़ गई। एक्चुअली द करियर के साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत थी कि यह एक B2B लॉजिस्टिक कंपनी थी, जिसका मेन काम था बिजनेसेस को लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइड करना। इस बिजनेस मॉडल की वजह से कंपनी की ग्रोथ काफी धीमी थी, क्योंकि B2B ऑपरेशंस में स्केलेबिलिटी अक्सर लिमिटेड ही होती है। इस चैलेंज को समझते हुए कंपनी के फाउंडर्स ने महसूस किया कि अगर उन्हें रैपिड ग्रोथ चाहिए तो कुछ नया और इनोवेटिव सोचना ही होगा, और कुछ इस तरह से उनके मन में टैक्सी सर्विस का आइडिया आया। टैक्सी सर्विस एक ऐसा मॉडल है जो कि डायरेक्टली एंड यूजर यानी कि आम जनता को टारगेट करता है, यानी कि यहाँ पर अगर कुछ भी अच्छा किया तो फिर ग्रोथ 100% पक्की है। लेकिन चीजें इतनी आसान नहीं थी जितनी की नजर आ रही थी। अब दोस्तों, पूरी बात समझने के लिए हमें पहले ये जानना जरूरी होगा कि भारत का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम किस तरह से काम करता है। रोड ट्रांसपोर्ट ईयरबुक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया के पास दुनिया में सबसे ज्यादा 2 व्हीलर्स हैं, क्योंकि 2020 के दौरान इंडिया में टोटल 32 करोड़ 63 लाख व्हीकल्स थे, जिनमें से 2 व्हीलर्स की संख्या करीब 75 थी। इससे साफ है कि हमारे देश के अंदर कार्स की तुलना में 2 व्हीलर्स जैसे कि बाइक और स्कूटर्स का काफी ज्यादा क्रेज है, क्योंकि एक तो ये कार के मुकाबले काफी अफोर्डेबल होते हैं, दूसरी इनकी मेंटेनेंस भी आसान होती है। इसके अलावा 2 व्हीलर्स फ्यूल एफिशिएंट होने के साथ साथ पतली गलियों और भीड़भाड़ वाले ट्रैफिक्स में भी काफी प्रैक्टिकल साबित होते हैं। ऐसे में फाउंडर्स को लगा कि अगर वह 4 व्हीलर्स की जगह 2 व्हीलर टैक्सी सर्विस की शुरुआत करते हैं तो फिर लोगों को कम पैसों में ट्रैवल करने का एक नया ऑप्शन मिल जाएगा। और इस स्टार्टअप का सबसे बड़ा एडवांटेज था कि इस 2 व्हीलर टैक्सी सर्विस में कोई भी कंपटीटर नहीं हुआ करता था। और फिर इसी सोच के ही साथ 2015 में रैपिडो की शुरुआत हुई, जहां कुछ समय तक इसे बूटस्ट्रैप यानी कि सेल्फ फंडेड ही रखा गया। लेकिन फिर कुछ ही समय में फाउंडर्स को महसूस होने लगा कि बिजनेस को बड़े पैमाने पर एक्सपेंड करने के लिए एक्सटर्नल फंडिंग उठानी ही पड़ेगी। लेकिन इसके लिए इन्वेस्टर्स को मनाना एक बहुत बड़ा चैलेंज साबित होने वाला था। इसके अपोजिट उस टाइम पर ओला और उबर अपनी कमाल की मार्केटिंग स्ट्रेटजी जो इंडिया में बहुत ही तेजी से पॉपुलर हो रहे थे, इनके पास फंडिंग्स की कोई कमी नहीं थी, जिसका फायदा उठाकर यह अपने ड्राइवर्स को बड़े बड़े ऑफर्स दे रहे थे, जैसे कि फ्लैट्स फॉर इन ट्रिप और महीने के 1 लाख रुपए तक की इनकम। इस लालच में आकर बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि अपनी अच्छी खासी जॉब छोड़कर ओला उबर के ड्राइवर बनने लगे। यहाँ तक कि लोगों ने तो लोन लेकर नई नई गाड़ियाँ खरीद ली थी। साथ ही ये कंपनी कस्टमर्स को भी लुभाने के लिए भारी डिस्काउंट दे रहे थे, ताकि वो उनकी सर्विसेज का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर सके। वहीं दूसरी तरफ रैपिडो की बात टैक्सी लोगों के लिए बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट था। इन शॉर्ट ज्यादातर कस्टमर पहले से ही 2 वेल एस्टेब्लिश सर्विसेज का इस्तेमाल कर रहे थे। ऐसे में उनके बीच विश्वास बना पाना रैपिडो के लिए काफी चैलेंजिंग टास्क था। इसीलिए फंडर्स चाहते थे कि उन्हें जल्द से जल्द फंडिंग मिल जाए ताकि वह कंपनी की ग्रोथ के लिए काम कर सके। इसके लिए ये तीनों फाउंडर्स कई अलग अलग इन्वेस्टर्स के पास गए, लेकिन वहां से इन्हें सीधे तौर पर इनकार ही मिला। इसी तरह से इन्होंने करीब 75 VC से संपर्क किया, लेकिन सभी ने ही इनके आइडिया को रिजेक्ट कर दिया। किसी ने कहा कि ओला उबर के होते हुए यह आइडिया बिल्कुल भी काम नहीं करेगा, तो किसी का कहना था कि रैपिडो की बाइक टैक्सी सर्विस का कोई फ्यूचर नहीं है, क्योंकि भारत में महिलाएं अजनबी पुरुषों के साथ में बाइक पर बैठना कभी पसंद नहीं करेंगी। लेकिन इन सभी रिजेक्शंस के बाद भी फाउंडर्स ने कभी हार नहीं मानी, और लगातार कोशिश करने के बाद आखिरकार उन्हें 3 ऐसे इन्वेस्टर्स मिले जिन्होंने इनके आइडिया को खूब सराहा और कंपनी को फंडिंग भी प्रोवाइड की। इसमें से एक थे Shaadi.com के फाउंडर अनुपम मित्तल, दूसरे अनअकैडमी के फाउंडर गौरव मुंजाल और तीसरे स्नैपडील के फाउंडर कुणाल बहल। लेकिन रैपिडो की इस कहानी में सबसे अहम किरदार रहा पवन मुंजाल का, जो कि रोमोटकॉप के CEO हैं। उन्होंने न सिर्फ रैपिडो में इन्वेस्ट किया, बल्कि एक ऐसी सलाह भी दी जो कि कंपनी के लिए सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। एक्चुअली पवन मुंजाल ने सलाह दी थी कि रैपिडो को बड़े शहरों पर ज्यादा फोकस ना होकर Tier 2 और Tier 3 सिटीज में अपनी सर्विसेज को एक्सपेंड करना चाहिए, क्योंकि बड़े शहरों में पहले से ही ओला और उबर जैसी कंपनीज का दबदबा था और इन्हीं दोनों के बीच में ही काफी तगड़ा कंपटीशन चल रहा था। ऐसे में एक नई कंपनी के लिए वहां पैर जमाना बिल्कुल भी आसान नहीं था। इसके अलावा Tier 2 और Tier 3 सिटीज में ये दिग्गज कंपनियां उतनी एक्टिव नहीं थी,
क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहां टियर 1 शहरों में लोगों की इनकम एवरेज से ज्यादा होती है, जबकि टियर 2 और टियर 3 सिटीज में लोग ज्यादा पैसे खर्च नहीं कर सकते। बड़े शहरों में ओला और उबर जैसी कंपनीज आसानी से ऑन एन एवरेज ज्यादा रुपए पर राइड चार्ज कर लेती हैं, लेकिन छोटे शहरों में उनका यह मॉडल कुछ खास सफल नहीं रहा था। इसी वजह से रैपिडो के पास इन छोटे शहरों में अपनी पकड़ बनाने का सुनहरा मौका था। हालांकि की शुरुआत में यह आइडिया फाउंडर्स को थोड़ा रिस्की लगा, लेकिन रैपिडो की टीम ने मुंजाल के एक्सपीरियंस और बिजनेस इनसाइट्स पर भरोसा किया और फिर यहीं से शुरू हुआ रैपिडो की ग्रोथ का वो नया चैप्टर जिसने उसे देश भर के छोटे शहरों में सबसे पॉपुलर और ट्रस्टेड बाइक टैक्सी प्लेटफॉर्म बना दिया। और दोस्तों, रैपिडो की इस क्रांति की नींव रखी उसकी शानदार बिजनेस स्ट्रेटजी जो कंपनी से बिल्कुल अलग थी। अब जैसा कि हमने पहले ही बताया कि ओला और उबर ने शुरुआत में पैसा बंद करके अपने ने ड्राइवर्स को बड़े बड़े इंसेंटिव्स दिए थे, लेकिन फिर धीरे धीरे उन्होंने अपना कमीशन बढ़ाना शुरू कर दिया। स्टार्टिंग में वह अपने ड्राइवर से कमीशन के रूप में उनकी कमाई का 10% लेते थे, जो कि धीरे धीरे बढ़कर 40% तक पहुंच गया, जिससे ड्राइवर्स की इनकम घट गई और उनमें नाराजगी बढ़ने लगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ रैपिडो ने एक कमाल की स्ट्रेटजी अपनाई। उन्होंने अपने ड्राइवर्स, जिन्हें वो कैप्टन कहा करते हैं, उनको कोई भी लुभावने ऑफर नहीं दिए। रैपिडो ने साफ तौर पर कहा कि ऐसे लोग जिनके पास दिन के सिर्फ कुछ घंटे भी फ्री हैं, इस दौरान वो रैपिडो के कैप्टन बन सकते हैं और अपनी साइड इनकम या पॉकेट मनी निकाल सकते हैं। रैपिडो कैप्टन बने, जब टाइम मिले अपने हिसाब से बाइक चलाएं, पैसे कमाएं। इसके अलावा रैपिडो ने कहा कि जॉइन रैपिडो एंड बी योर ओन बॉस। हालांकि उनके अलावा बाकी कंपनीज का भी यही सेम स्टेटमेंट था, लेकिन उनके प्लेटफॉर्म पर पेमेंट के वीकली या फिर मंथली सेटलमेंट्स होते थे। ऐसे में रैपिडो के फाउंडर्स ने देखा कि यह तो सैलरी की तरह है, फिर इसमें खुद का बोझ बनने वाली बात कहाँ हुई। इसी प्रॉब्लम को ही देखते हुए रैपिडो ने अपने कैप्टन्स को कस्टमर से सीधे पेमेंट लेने की सुविधा दी, जिससे उन्हें राइड कंप्लीट करते ही तुरंत पैसे मिलते हैं और उसमें से वह रैपिडो को 15% के अराउंड कमीशन पे करते हैं। यह अप्रोच कैप्टन्स को इतनी पसंद आई कि उन्होंने रैपिडो से साइड इनकम की बजाय फुल टाइम इनकम जनरेट करना शुरू कर दिया। इस तरह से रैपिडो ने बहुत ही कम समय में शानदार ग्रोथ देखी और वक्त के साथ रैपिडो ने बहुत बदलाव किए, जैसे जीरो कमीशन मॉडल को इंट्रोड्यूस किया, यानी कि वो ऑटो ड्राइवर से कमीशन के रूप में कुछ भी चार्ज नहीं करेंगे, लेकिन ऑटो ड्राइवर अगर उनका प्लेटफॉर्म यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए उन्हें एक डेली सब्सक्रिप्शन फी देनी होगी। और इनकी सर्विसेज इंडिया के 25 सिटीज में ऑपरेट होने लगी। इस मैसिव सक्सेस के बाद रैपिडो ने 2023 में उबर और ओला के साथ डायरेक्ट कम्पीट करने के लिए 4-व्हीलर टैक्सी सर्विस की भी शुरुआत कर डाली, ताकि वह एक ही प्लेटफॉर्म पर अलग अलग ट्रांसपोर्ट ऑप्शन प्रोवाइड कर सके। यहाँ अपने 4-व्हीलर टैक्सी बिजनेसेस के लिए भी उन्होंने जीरो कमीशन मॉडल को अपनाया। साथ ही ड्राइवर्स को एक और ऑफर भी दिया कि उन्हें किसी भी तरह की डेली सब्सक्रिप्शन फी नहीं देनी होगी, लेकिन अगर उनकी मंथली अर्निंग 10 लाख रुपए से ज्यादा होती है तो फिर रैपिडो को उन्हें 50 लाख रुपए टैक्सी भी कुछ ही समय में काफी पॉपुलर हो गई। और दोस्तों, रैपिडो ने अपनी हर एक प्रॉब्लम का सलूशन बहुत ही स्मार्टली निकाला। फॉर एग्जाम्पल, कोविड-19 महामारी के दौरान जब ट्रैवल एक्टिविटीज बहुत कम हो गई थी और रैपिडो के ड्राइवर्स के पास कुछ खास काम नहीं था, उस समय उन्होंने अपने ऑपरेशंस को डाइवर्सिफाई करने का एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने अपने ड्राइवर पार्टनर्स को काम देने के लिए स्विगी के साथ में पार्टनरशिप कर ली, जिसके बाद से रैपिडो के ड्राइवर फूड डिलीवरी भी करने लगे। यह मूव रैपिडो के लिए काफी इम्पैक्टफुल साबित हुआ, क्योंकि इससे उनके ड्राइवर्स को एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स मिल गया। साथ ही रैपिडो भी उस टाइम सुस्त पड़ी इकोनॉमी के बावजूद रेवेन्यू जनरेट करने लगा। अब आज के टाइम में अगर देखें तो रैपिडो क्विक कॉमर्स कंपनीज के साथ में भी पार्टनरशिप करने की प्लानिंग कर रहा है, ताकि वह इस तेजी से बढ़ती मार्केट में भी अपनी पोजीशन बना सके। और दोस्तों, कुछ इसी तरह के कमाल की स्ट्रेटजी जब सिर्फ 9 सालों में ही रैपिडो एक यूनिकॉर्न बन गया और फाइनेंशियल ईयर 2022 में जहां इसका रेवेन्यू करीब 158 करोड़ था, वो फाइनेंशियल ईयर 2023 में 214 से बढ़कर 97 करोड़ हो गया है। अब दोस्तों, यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है, लेकिन एक ऐसी प्रॉब्लम भी है जिसको लेकर बार बार रैपिडो पर सवाल उठते रहते हैं, और वो है सेफ्टी कंसर्न। स्पेशली अगर महिलाएं इसका इस्तेमाल कर रही हैं तो फिर यह कंसर्न और भी बड़ा हो जाता है, क्योंकि रैपिडो ड्राइवर्स की वेरिफिकेशन प्रोसेस कुछ ज्यादा सख्त नहीं है, जिससे कि कस्टमर्स की सुरक्षा पर सवाल उठते रहते हैं। हालांकि इसके बारे में कंपनी के फाउंडर पवन गुंटुपल्ली का कहना है, वो स्ट्रिक्ट वेरिफिकेशन प्रोसेस एंड वी हैव अ बैकग्राउंड वेरिफिकेशन प्रोसेस। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक होता है, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन एक होता है, उसके बाद एक ट्रेनिंग कोर्स होता है। मान लो ये सब कुछ उसने पास कर लिया, देन हमारे पास एक पीरियड होता है कॉल्ड हैंड होल्डिंग पीरियड। उसमें राइट फ्रॉम द वे ड्राइवर कैसे चला रहा है, अगर स्पीड चला रहा है, 60 के पर जा रहा है पता चलता है, स्टीप टर्न ले रहा है पता चलता है, रूट बिहेवियर एंड एवरीथिंग पता चलता है। और दोस्तों, रही बात महिलाओं की, तो फिर रैपिडो बाइक पिंक नाम से सिर्फ महिलाओं के लिए एक स्पेशल सर्विस भी प्रोवाइड करता है, जिसमें कैप्टन एक फीमेल होती है। ऐसे में अगर कोई लेडी आदमी के साथ बाइक पर बैठने में कंफर्टेबल नहीं है या फिर अनसिक्योर फील कर रही है, तो फिर वह बाइक पिंक ऑप्शन को भी चुन सकती है। अब दोस्तों, इन सभी चीजों से भले ही रैपिडो बार बार उठने वाले सेफ्टी नसन को इफेक्टिवली हैंडल कर लेता है, लेकिन कंपनी के सामने अभी भी बहुत सारी ऐसी चुनौतियां हैं। लेकिन क्या आपको कभी रैपिडो उसे करते टाइम किसी तरह की परेशानी आई है? कमेंट में जरूर